हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2022। देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर करें और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें। टेक्स्ट फॉर्म में अन्य मटेरियल्स और करंट अफेयर्स, डेली क्विज, ये सभी का फ़ायदा आप वेबसाइट से, अन्य बहुत कुछ जल्द ही वेबसाइट पर शुरू होने वाले हैं। वहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप भी जल्द आने वाला है टार एजुकेशन का, ये सभी फ़ायदे आप वहाँ से उठा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच टीम हैज़ वन द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो ये अपना देश भारत ने जीता है, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है इसको। देखिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानते हैं जो कि ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब एक एक अपने आप में। चलिए, अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इस अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की यह 8वीं जीत है। इस कप के फाइनल में भारत अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जब भी फाइनल में अगर पहुंचा है तो फाइनल में कभी भी नहीं हारा है, हर बार फाइनल मैच वो इंडिया अपना टीम अंडर 19 का जीता है। 8वां संस्करण है, श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता है भारतीय टीम ने। और इस अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 31 दिसंबर 2021 कल ही किया गया है, खेला गया है। और इस बार जो भारतीय टीम थी, उस टीम का कप्तानी कौन कर रहे थे? तो ये इनका नाम है यश धूल। यश धूल इसके कैप्टन थे। और अंडर 19 एशिया कप ये 50 ओवर प्रारूप वाला खेल है और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। आपको मालूम है, भारत में क्रिकेट से संबंधित जो भी खेल होते हैं वो बीसीसीआई आयोजित कराता है। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली हैं, जो 40वें क्रम के हैं। और इसके सेक्रेटरी सचिव कौन है? जय शाह। और ये कौन है? तो ये वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। और एक नया मंत्रालय बना है, क्या नाम है उसका? सहकारिता मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालय के मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह, ये बीसीसीआई के सचिव हैं। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए अब ऑप्शन से खेलते हैं, ध्यान से यहाँ भी सुनिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ से हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स मिलेंगे। क्योंकि आपको मालूम है प्रश्न जिस जैसा होता है, मैं ऑप्शन भी उसी से रिलेटेड ही रखता हूँ, वो भी करंट अफेयर्स से के संबंध में, हाल फिलहाल से, ताकि इससे संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स, करंट अफेयर्स आपको अपडेट हो जाए और वो बिल्कुल परीक्षा उपयोगी होते हैं। आप जैसे सुनिए आपको खुद पता चलेगा, पुराने लोग जो भी व्यूअर हैं हमारे वो तो जानते हैं। तो देखिए, साउथ कोरिया ये न्यूज़ में क्यों रहा है? तो हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 किस देश ने जीता है? तो ये साउथ कोरिया ने जीता है। एशियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है। और फाइनल मुकाबले में जापान कर हराकर ये साउथ कोरिया ने खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 ये किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश की टीम ने अपने ही देश भारत को हराकर यह, और ये सैफ है, क्रिकेट का नहीं है दोस्तों,
ये सैफ, इसको मैं लिख देता हूँ सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप, वीमेन चैंपियनशिप 2021। सैफ से बहुत लोग जानते भी होंगे। ये सैफ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, जो आगे होता है। तो ये फुटबॉल से संबंधित एक प्रतिस्पर्धा है। सैफ अंडर 19 वीमेन चैंपियनशिप 2021 ये किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने जीता है और इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में ही किया गया था। ये ध्यान से सभी चीज़ सुनते जाइए। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको और टेक्स्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, सैफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप होता है और जिसे आमतौर पर सैफ चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में देखिए हुआ है। ये मुझे याद था और कुछ मैं फैक्ट्स यहाँ और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और ये जो सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 है, इसके फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम भारतीय महिला टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और एक्स्ट्रा में दो अलग से इसी टॉपिक से है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतीय फुटबॉल महासंघ की घोषणा के अनुसार अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप ये 2022 की बात हो रही है। इसकी मेजबानी किस देश में किया जाएगा, किस देश के द्वारा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ये अलग से आप इसको वेन्यू के तौर पर आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और वही महिला अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप 2022 ये इसका भी मेजबानी भारत के द्वारा ही किया जाएगा 25 जुलाई से 3 अगस्त तक। और इसका किया जाएगा 3 से 14 मार्च 2022 तक। और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2021 इसकी मेजबानी किया जाएगा 25 जुलाई से 3 अगस्त तक। और ये दोनों मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कौन कौन? तो महिला अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप 2022 और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2022 ये दोनों भारत के द्वारा किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, अगला ऑप्शन है मलेशिया। ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 ये इसका पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये मलेशिया ने जीता है। एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में ये मलेशिया की टीम ने जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स ये आराम से आप इसको पॉज करके देखिएगा और ऑप्शन से इतने सारे भी फैक्ट्स मिले, ये आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी और आपको पसंद भी आए होंगे। हाल ही में कौन विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है? ये सबसे लंबा ये बात हो रही है यहाँ पे, और वो भी विश्व स्तर पर। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है, कौन बना है? तो ऑप्शन में देखिए पुर्तगाल, संघाई, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। क्या आपको अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम होता, ऑप्शन से एग्जाम में ऐसे ही आए होते, तो क्या इसका जवाब आप नहीं दे पाते? बिल्कुल दे पाते, कुछ लोग समझ गए होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है, कौन शहर बन गया है? और यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस में एक संघाई को छोड़कर मैं सभी ऑप्शंस में कंट्रीज का नेम दिया हूँ, तो इसी से आप पकड़ सकते थे। इसका सही जवाब होगा संघाई। संघाई विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है। संघाई चीन का एक बड़े शहरों में से एक शहर है, क्योंकि ये राजधानी नहीं है उसका, राजधानी उसका बीजिंग है। तो देखिए, इस संघाई शहर में 508 मेट्रो स्टेशनों के साथ 831 किलोमीटर, यही इसी की चलते ये रिकॉर्ड बना है, 831 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का जाल बिछाया जा चुका है इस शहर में, जो दुनिया में सबसे लंबा मेट्रो लाइन बन गया है। तो ये रिकॉर्ड हुआ उसका। संघाई मेट्रो वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। चाइना की बात हो रही है, चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे मुद्रा युआन और रेनमिनबी चलता है। युआन और रेनमिनबी ये दो चीज़ क्यों दिख रहा है? तो दोस्तों जैसे अपने यहाँ अपना करेंसी क्या है? इंडियन रुपी है, रुपीज़ है। तो अपना करेंसी ऐसे तो इंडियन रुपी है, लेकिन आमतौर पर बातचीत में हम लोग पैसा शब्द भी यूज करते हैं, पैसा। तो यही जैसे हम लोग है करेंसी हम लोग का रुपी, लेकिन भाषा में पैसा शब्द यूज करते हैं, यही चीज़ है यहाँ पे युआन या रेनमिनबी। ठीक है, तो युआन ही आपको ऑप्शंस में ज़्यादातर दिखेंगे। कभी अगर रेनमिनबी दिख गया तो आपको ध्यान में रखना होगा।
और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। आइए अब ऑप्शन से खेलते हैं। पुर्तगाल ये क्यों न्यूज में रहा है? तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल, इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, पैदल यात्री पुल, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है। पुर्तगाल का राजधानी क्या है? लिस्बन है। और पुर्तगाल में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो चलता है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा है, एंटोनियो कोस्टा। और राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रिबेलो डू सूजा, याद रखेंगे आप। चलिए न्यूजीलैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में लकड़ी वाला पहला, विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा? तो ये न्यूजीलैंड में ही लॉन्च किया गया है और इसका घोषणा किया गया है। दोस्तों विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा किया गया है, न्यूजीलैंड से किया जाएगा। दक्षिण कोरिया न्यूज में क्यों रहा है? और अच्छा न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं कुछ। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन। और इसका करेंसी यहाँ पे क्या चलता है? न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है? तो जेसिंडा आर्डन, जेसिंडा आर्डन। ये एक और रिकॉर्ड है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि जेसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ये न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं और हाल फिलहाल की न्यूज है ये। चलिए साउथ कोरिया क्यों न्यूज में रहा है? साउथ कोरिया न्यूज में रहा है, हाल ही में ये घोषणा हुआ है कि दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर बनेगा। कहाँ? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा कहाँ किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। साउथ कोरिया में एक जगह है बुसान, बुसान के तट पर ही, बुसान के तट पर ही ये बनाने का घोषणा किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का राजधानी कहाँ है? सियोल है, सियोल। और इसके प्रधानमंत्री, इस करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन है, साउथ कोरियन वॉन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बू क्यून है, बू क्यून। और प्रेसिडेंट आपको शायद याद होगा, मुझे लगता है मून जे इन, मून जे इन प्रेसिडेंट है वहाँ पे। चलिए तो दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स मिले आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। हाल ही में किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? ये चुना गया है डेनिस सिद्दीकी को। मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा डेनिस सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 ये चुना गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? NV रमन्ना है। इनके द्वारा डेनिस सिद्दीकी को मरणोपरांत रेड इंक अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान उनकी पत्नी, क्या नाम है उनका? फ्रेडरिक सिद्दीकी के द्वारा रिसीव किया गया है। और ये इनका देहांत कैसे हुआ? तो अफगानिस्तान में पत्रकारिता करते हुए जो स्थिति वहाँ अफगानिस्तान के तालिबान में, काबुल में स्थिति सब आप लोग न्यूज में देखे ही कितना बिगड़ा हुआ था, उसी दौरान ये वहाँ पे जर्नलिज्म का काम करते थे, रिकॉर्ड करते थे, शूट कर रहे थे, पत्रकारिता की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो उसी समय इनका उसमें किसी तरह का झड़प हुआ होगा, उसमें पड़ गए ये और उसमें इनका देहांत हो गया, डेनिस सिद्दीकी की। चलिए तो ये रहे अब एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शंस देखते हैं अब। कुमार मंगलम बिरला, ये चूँकि देखिए प्रश्न है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2020 के लिए? तो डेनिस सिद्दीकी को। तो इसी से संबंधित मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूँ, देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुमार मंगलम बिरला ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे मिला है? इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो ये, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं, इनके बारे में सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, और एलोन मस्क क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में टाइम्स मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे चुना गया है? तो एलोन मस्क को चुना गया है। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या नाम है उसका? स्पेस एक्स के ये संस्थापक हैं, मालिक हैं। और टेस्ला मोटर जो है उसके भी ये CEO और मालिक यही हैं।
तो टेस्ला मोटर और स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसके मालिक एलोन मस्क को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। चलिए एमा राधू कानू ये न्यूज क्यों रहे हैं, तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, फिर से सुन लीजिए, BBC स्पोर्ट्स लिख ही देता हूँ, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है, तो ये एमा रादुकानु को चुना गया है। ये कौन है एमा रादुकानु, तो ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हीं को इसके लिए चुना गया है। उम्मीद करता हूँ तीसरे प्रश्न से भी आपको सभी उपयोगी चीज मिले हैं। चलिए अगला है, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका सही जवाब है वीरांगना लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए ऑप्शंस अब देखते हैं। ऑप्शंस क्वेश्चन देखिए नेम चेंज से संबंधित है, तो ऑप्शन भी मैं उसी तरह का रखा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो रानी कमलापति ये भी एक रेलवे स्टेशन है, क्या नाम है उसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये उसी का नाम बदलकर रानी कमलापति हाल ही में किया गया है। और ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में MP में है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसी का नाम बदलकर अब ये कर दिया गया रानी कमलापति। नेक्स्ट देखिए अगला है अयोध्या कैंट ये फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तातिया भील, ये क्या है, तो ये भी मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है पताल पानी रेलवे स्टेशन। इसको मैं लिख देता हूँ, नाम अजीब है, पताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर तातिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यह एक जनजातीय समुदाय है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, वो तातिया भील वो समुदाय का ही नाम है, उन्हीं के नाम पर ये स्टेशन का नाम, ये पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तातिया भील समुदाय जो है उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम, और ये मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सभी ऑप्शंस हो गए आपको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये किस देश की टीम से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं साउथ अफ्रीका की टीम से खेलते हैं। क्या नाम है, क्विंटन डी कॉक, संन्यास लिए हैं किससे, टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, अब चलिए इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ ना कुछ तो जानना ही बताऊंगा वही मैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन कौन कराता है, ICC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई है, यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात UAE में, और इसका स्थापना 15 जून 1909 में, चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, और CEO कौन है, तो ये जियोफ एलार्डिस हैं। चलिए ऑप्शन से खेलते हैं फिर। ऑप्शंस में श्रीलंका क्यों न्यूज में रहा है, तो जैसे कि ये प्रश्न रिटायरमेंट से है, संन्यास लेने वाली है, तो ये ऑप्शंस भी मैं देखिए उसी तरह का लाया हूँ। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि दोस्तों देख रहे होंगे आप हर प्रश्न में, प्रश्न जिस बेस पर रह रहे हैं मैं ऑप्शंस भी बिल्कुल उसी बेस पर ला रहा हूँ, और वो भी करंट रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं ये इसको ऐसे ही डाटा कलेक्ट करने में कितने एफर्ट्स, कितने समय और मेहनत करने पड़ते होंगे, कितने एफर्ट्स लगाने होते होंगे, और इतना करने के बाद भी आप लोग का अगर सहयोग ना मिले तो ये पढ़ाने का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप लोग से आग्रह है कि क्लास को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने 1 मिनट देकर अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जहाँ भी आपकी पहुँच है वहाँ शेयर ज़रूर करें, ताकि व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ें और अपनी फैमिली बढ़े, ताकि पढ़ाने में और इंटरेस्ट आए, इससे भी बेहतर करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित हों। तो चलिए अगला ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, श्रीलंका क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में ये इसका आंसर क्या था, साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका के हैं क्विंटन डी कॉक,
इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साउथ अफ्रीका के एक हाल ही में एक और क्रिकेटर हैं, उनका नाम अभी मुझे याद आया है, AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो इसमें। AB डिविलियर्स, ये भी साउथ अफ्रीका के ही, साउथ अफ्रीका होगा, यहाँ पे अमेरिका हो गया है, मिस्टेक है ये, साउथ अफ्रीका, हिंदी में ठीक है। साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास लेने का घोषणा हाल ही में किए हैं। चलिए श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं, क्या नाम उनका, लसिथ मलिंगा, ये भी संन्यास लेने का घोषणा हाल ही में किए हैं। कहाँ से हैं, श्रीलंका से लसिथ मलिंगा। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज में है, तो यहाँ के एक क्रिकेटर हैं, क्या नाम उनका, जेम्स पैटिंसन, PAI, ये स्पेलिंग हो सकता है यहाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नाम आप सुनने सही से। जेम्स पैटिंसन ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो ये सभी, और एक और बच गया, इंग्लैंड से भी एक क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है, मोइन अली, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, चलिए कोई नहीं। तो मोइन अली, ये इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये किस देश के हैं, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इसी टीम से खेलते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप लोग पार्टी सार्टी भी करेंगे, पिकनिक मनाने भी जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर का पहला दिन है वर्ष का, एंजॉय आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि पहले ये पहले वो। आप खुश रहने के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए आप जो चाहें, उचित जो हो आपके हिसाब से, वो थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन जरूर करें। तो इसलिए मैं इसमें 5 ही प्रश्न पर MCQ फीड किया हूँ, बाकी प्रश्न अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, वो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं और आप लोग की छुट्टी कर दी जाएगी क्लास से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्रिकेटर रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। काफ़ी लोग संन्यास यहाँ हम लोग पढ़ लिए, हो सकता है यहाँ हौस हो जाए, रोक के आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। हाँ, PDF डाउनलोड कीजिएगा, PDF में आपको सब कुछ डिटेल वहाँ मिलेगा और यहाँ पे क्लास में सुन ही रहे हैं। चलिए, तो रॉस टेलर, ये इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। ये किस देश की टीम से खेलते हैं, तो ये न्यूजीलैंड। देखिए अभी न्यूजीलैंड से अभी शायद मैच चल ही रहा है, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। रॉस टेलर संन्यास लिए हैं और डेट है ये 30 तारीख को ही ये इन्होंने घोषणा किया है। और ये इनके साथ एक रिकॉर्ड भी है, सभी खेल प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर। ये अलग से आप देखिए, याद रखिएगा, जीके का प्रश्न हो सकता है। क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों में, जैसे ODI, T20, टेस्ट, ये सब जो खेल प्रारूप होता है, सभी में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी ये बन गए हैं, रॉस टेलर, जो अब संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। ये ICC के बारे में हम लोग अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, इसको हम लोग 1 सेकेंड यहाँ रोक दिए हैं, बस आप लोग इसको पुनः देख लीजिएगा, ऊपर हम जस्ट अभी बताए हैं इसीलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम राज्य में इंडिया चाइना सीमा पर बनाए गए नए मार्ग का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, तो ये श्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री अपने, इन्हीं के नाम पर उस रोड का नाम रखा गया है। देखिए, सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रा जो है गंगटोक में, इसी को जोड़ता है ये, वहीं पे ये दूसरी सड़क बनाई गई है, इसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। तो ये बस आपको बताना था इस न्यूज़ के तहत आपको मुझे। और इस मार्ग का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल कौन है, श्री गंगा प्रसाद के द्वारा किया गया है। और इस मार्ग को सीमा सड़क संगठन, जिसे इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, के द्वारा बनाया गया है। सिक्किम की बात हो रही है तो उसके बारे में देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और इसके राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पे किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखने का घोषणा किया गया है। अभी रखे नहीं है, न्यूज में आया है, मैं ला दिया हूँ। हमको लगता है ये 2-3 तारीख को शायद ये आधारशिला रखेंगे, तो पुनः आप लोग को पेपर्स में दिखेगा, न्यूज में, तो पुनः हो सकता है ये प्रश्न आएगा। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखने का घोषणा हुआ है, मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे, तो मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका आधारशिला रखा जाएगा मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पुनः देख लीजिए। कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति आपराधिक कानून, इंग्लिश में इसको कहेंगे शक्ति क्रिमिनल लॉ,
ये अधिनियम पारित कर दिया गया है किस राज्य द्वारा? तो ये महाराष्ट्र द्वारा। ये प्रश्न मैं रिपीट कर दिया हूँ, कल शायद इसको मैं बता दिया हूँ, जो लोग कल की क्लास में जुड़े होंगे। तो ये शक्ति आपराधिक कानून अर्थात शक्ति क्रिमिनल लॉ पारित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। क्या होगा इसमें? तो देखिए, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जघन्य जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी दिया जा सकेगा इस कानून से। और ऐसा कानून पारित करने वाला महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया। तो पहला कौन है? मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। चलिए, महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं, से जुड़ने वाला कौन चौथा देश बन गया है? तो ये इजिप्ट, हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं, मिस्र। ये भी प्रश्न कल का ही है, कल मैंने इसको करा चुका हूँ। आज दोस्तों 8-9 प्रश्न ही इम्पोर्टेंट बन रहे थे, तो 1-2 प्रश्न मैं कल का वेरी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है आपको पुनः यहाँ पे करा दिया हूँ। ये भी प्रश्न कल का ही है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको, जो लोग नहीं इसको कल अटेंड किए होंगे और जो लोग किए होंगे उनको भी रिवीजन हो गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संचालित होता है, इसमें जुड़ने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो ये इजिप्ट बन गया है, हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं। ये ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संचालित किया गया बैंक है, जैसे मैंने बताया, और ये तो चौथा देश बना है इससे जुड़ने वाला। इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, ये 3 देश पहले से इसमें जुड़ चुके हैं और बाकी ब्रिक्स में जो सदस्य राष्ट्र हैं वो लोग तो इसमें हैं ही। तो ब्रिक्स में कौन कौन राष्ट्र होते हैं? देखिए, अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्र हैं। इन्हीं के द्वारा ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया गया है। अब तक इसमें 4 देश जुड़ चुके हैं, चौथा देश इजिप्ट बना है, वही प्रश्न भी है आज का। और ब्रिक्स का स्थापना जून 2006 में, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, चाइना का एक शहर है, चाइना की राजधानी वैसे बीजिंग है। चलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना इसका 15 जुलाई 2014 को किया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मार्कोस पराडो ट्रोयोजो, ये ब्राज़ील के हैं, इन्हीं को बनाया गया है। और एनडीबी के पहले एनडीबी इस बैंक को, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको सबसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ये आप याद रख सकते हैं, जीके में कभी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट जो हैं अपने भारत से बनाए गए थे, उनका नाम क्या है? कि आप लोग बता सकते हैं? किनको याद है? इनको नहीं याद है वो लोग सर्च करके बताएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो खास इसलिए है कि वो अपने इंडियन थे, ठीक है। तो कौन है, उनका क्या नाम है, कमेंट में आप लोग जरूर करें सर्च करके, अगर याद नहीं है तो। इजिप्ट चौथा राष्ट्र इसमें जुड़ा है, उसके बारे में देख लीजिए। राजधानी उसका कायरो है, करेंसी वहाँ पे इजिप्टियन पाउंड चलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये नया प्रश्न है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया है। इसमें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए, इसको मैं अपने काफ़ी समय देकर इसको इकट्ठा किया हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं सहित कुल 24 भाषा में लिखे गए उपन्यास, लघु कथा, कविता, जीवनी, आत्मकथा इत्यादि पर लिखे गए पुस्तकों के लिए प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था और 1954 में स्थापित इस पुरस्कार में अभी क्या दिया जाता है वो यहाँ पे बताने का मैं प्रयास किया हूँ। तो उसमें एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो प्रश्न मैं हिंदी वाला के लिए दिया था, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो कुछ में अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं लाया हूँ कुछ महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 निम्न प्रकार से हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण दिखा देता हूँ। हिंदी में जैसे मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी में मिला है नमिता गोखले को, उनका एक उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए अंग्रेजी में नमिता गोखले को मिला है। संस्कृत में किसे मिला है? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को विनय के लिए। और असमिया में मिला है अनुराधा शर्मा पुजारी को, बंगाली में मिला है ब्रट्या बसु को। इसी तरह से अन्य भाषा भी हैं, आप इसको पूरा को एक बार ध्यान जरूर दे लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण ही हैं।
चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गया है। ये कल ही मैंने क्लास में कराया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, और इसका जवाब काफ़ी इजी है। आप लोग कल अटेंड किए होंगे क्लास जो भी, या पढ़े होंगे न्यूज वगैरह में, उनको याद होगा। इसका जवाब कमेंट में आप ज़रूर बताएं। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं। इनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन अब कौन बने हैं इसमें से चुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं और बेल आइकन दबा दिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लाइक और शेयर करना है रोज़ का। तो इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू ऑल इन एडवांस। क्या मैं आज ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ अब 2022 में ही, आज पहली तारीख को ही, अभी रात के 1 बज रहे हैं, इस समय क्लास को अटेंड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो पुनः नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।